परिमेय संख्या के विषय में जानकारी दी गई थी। अब हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या बराबर P अपान Q। बताया था कि नहीं बताया था? P आपका पूर्णांक है, Q आपका भी पूर्णांक है, लेकिन Q का मान शून्य पूर्णांक नहीं होगा। जानकारी इसके लिए दी गई थी। अर्थात जब हम एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देंगे तो जो भागफल या जो प्राप्त होगा लघुत्तम रूप प्राप्त होगा, वही आपका परिमेय संख्या कहा जाएगा। क्या कहता है हमने? एक पूर्णांक में जब हम दूसरे पूर्णांक का भाग देंगे तो प्राप्त लघुत्तम रूप या न्यूनतम रूप परिमेय संख्या कहलाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि P और Q पूर्णांक हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए बताने कि लघुत्तम रूप अर्थात न्यूनतम रूप, तो P और Q क्या होना चाहिए? सह अभाज्य होने चाहिए। अर्थात इन दोनों का अर्थात P का और Q का मासापा केवल और केवल एक होना चाहिए। ठीक है? लघुकृत भिन्न पढ़ा होगा आपने, नहीं? आपके 2/3 ये क्या है? आपकी लघुकृत भिन्न। आप जान रहे हो कि अंश और हर का मासापा केवल एक है। ठीक? तो ये क्या है? लघुकृत भिन्न। तो ये उसी प्रकार है लघुत्तम रूप। ठीक? अब आप जानते हैं कि यदि हम आपसे पूछें कि आप बताइए कि P² का मान अगर 25 है, कुल मिलाकर के P² बराबर हमने 5 × 5 लिख दिया। अब आपसे कहेंगे बताइए अच्छा P² का गुणनखंड अगर 5 है तो P का भी गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है आपको कि P² का गुणनखंड अगर 5 है तो P का गुणनखंड भी 5 होगा। अब आपको हमें बोर्ड परीक्षा के अनुसार बताना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कैसे? हम लिख रहे हैं प्रश्न। क्या प्रश्न है? सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको आप 3 भी लिख सकते हैं, √3 हो, √5 हो, √7 हो। आपको यहाँ पर कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो क्या सिद्ध करना है आपको? कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हल करेंगे? कि माना, चलो मान लिया हमने कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो फिर कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। आपको बिल्कुल लिखना पड़ेगा, आपको लिख करके उत्तर देना पड़ेगा विधिवत। तो आपने क्या मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो भैया ये फिर किस प्रकार की होनी चाहिए? P अपान Q के रूप की होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया P अपान Q। ये भी ध्यान रखिए PQ क्या है? PQ क्या है? पूर्णांक है। ठीक? Q कभी शून्य नहीं होगा। ठीक है? और PQ क्या है? सह अभाज्य हैं। अर्थात P और Q को अगर काटें तो ये कटेंगे नहीं। ठीक? ये ध्यान रखिए। अब आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करोगे तो आप ऐसे ही तो वर्ग करते हो, P अपान Q का होल स्क्वायर। इसका वर्ग क्या हुआ आपका? 3 आएगा। इसका वर्ग P² Q² आएगा।
ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाइकेशन अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो कुल मिलाकर के पी स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर आया कि नहीं। अब हम आपसे पूछेंगे तो बताइए अच्छा पी स्क्वायर गुणनखंड 3 है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ जी है। यहाँ लिखोगे आप, क्योंकि पी स्क्वायर का गुणनखंड 3 है या 3 है पी, इसलिए पी का गुणनखंड भी 3 होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पी स्क्वायर गुणनखंड 3 है इसलिए पी का गुणनखंड भी 3 होगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, पी बराबर 3c, पी बराबर 3c रखने पर, यह आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ c एक पूर्णांक है ना। c क्या है यहाँ पर, पूर्णांक है, तो जहाँ p है वहाँ क्या लिखोगे 3c। तो कुल मिलाकर के इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, तो p बराबर 3c कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में, फर्स्ट में समीकरण 1 में रखने पर। तो जब आप इसमें रखोगे तो p की जगह पर 3c लिखोगे, तो 3c का होल स्क्वायर आ जाएगा और 3q स्क्वायर भी रहेगा ना। p के स्थान पर 3c लिख दिया और होल स्क्वायर है उसको लगा दिया और 3q स्क्वायर आपका रहेगा ही। तो अब ये 9c स्क्वायर हुआ और ये 3q स्क्वायर हो गया, 3 से ये कट जाएगा तो 3 ही तो आएगा, तो कुल मिलाकर के 3c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब फिर कहेंगे आपसे, क्योंकि q स्क्वायर का गुणनखंड 3 है इसलिए q का गुणनखंड भी 3 होगा। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर यह बताया गया था कि p और q क्या है, सह अभाज्य है। तो आपने देखा p का गुणनखंड भी 3 आ गया और q का गुणनखंड भी 3 आ गया। इसका मतलब p और q सह अभाज्य नहीं प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं, सहभाज्य प्राप्त हो रहे हैं, परंतु आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप कहेंगे क्या लिखेंगे आचार्य जी, तो हम कहेंगे कि आप देखिए यहाँ पर p का गुणनखंड भी 3 है और q का गुणनखंड भी 3 है, क्योंकि लिखोगे p और q के गुणनखंड 3 प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए p और q सहभाज्य हैं। जबकि हमने माना था कि सहअभाज्य हैं, अतः हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ठीक, तो जो हमने सोचा था, जो विचार किया था, जो हमने माना था कि नहीं भैया p और q सहअभाज्य हैं, जबकि हमें तभी तो ये परिमेय माना जाएगा √3। भाई यही तो आपने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो आपने देखा कि p और q जो है यहाँ पर सहअभाज्य था, लेकिन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सहभाज्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है p लिखना पड़ेगा, p और q सहअभाज्य है। क्या लिखा है, p और q सहभाज्य है, जबकि हमने माना क्या था, p और q सहअभाज्य है, जबकि सहभाज्य प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो हमने माना था कि सहअभाज्य हैं, ठीक है, अतः हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ठीक, ये बात आपको लिखना पड़ेगा। अतः
√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो फिर क्या है? अर्थात √3 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कुल मिलाकर के कॉपी में। अब हम आपको ये भी कर सकते हैं कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी कर सकते हैं कि सिद्ध करो कि √7 √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न आप हल कर सकते हैं। फिर एक छोटा सा या छोटी सी जानकारी आपको दी जा रही है कि जैसे हमने कह दिया कि 7/625 है ना, बिना लंबी प्रक्रिया अपनाए हुए आपको ये बताना है कि यह भिन्न शांत है या अशांत है। ठीक है, लंबी विभाजन प्रक्रिया आपको नहीं अपनानी है और आपको बताना है कि 7/625 दशमलव जो प्रसार प्राप्त होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। कारण सहित आपको उत्तर देना है। तो इसके लिए ध्यान रखिए, आप इस प्रकार अगर क्वेश्चन आए तो जो हर है 625 का क्या करेंगे आप? गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड जो प्राप्त होगा 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, 625 का गुणनखंड कितना आया? 5 × 5 × 5 × 5। तो कुल मिलाकर के किसका गुणनखंड करना है आपको? हर का गुणनखंड करना है। ठीक, याद रखें, यदि हर का गुणनखंड 2 है या 5 है या 2 और 5 है, अर्थात कुल मिलाकर 2 की घात m या 5 की घात n जैसा है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर देख लीजिए आप, 625 गुणनखंड किया हमने, 5 गुणनखंड आया कि नहीं आया? अर्थात 5 की घात यहाँ क्या है? 4 है। तो 5 की घात 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई बात नहीं है कि नहीं? यहाँ पर चाहे 2 की घात 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या दोनों हो, अर्थात 2 की घात m या 5 की घात n जैसा अगर गुणनखंड है तो यह आपकी संख्या क्या होगी? शांत होगी। याद रहेगा। यदि इसी में इस प्रकार का सवाल दे दिया जाए कि आप बताइए 1/30 जो भिन्न है ये शांत है या अशांत, तो आप चेक कर लीजिए। 1/30 का गुणनखंड कर लो, 2 पंचे 10 और गुणे 3। अब आप देख लो यहाँ पर जो हर का गुणनखंड प्राप्त हुआ है 2 की घात के रूप का है, अब 5 की घात के भी रूप का है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया, 3 आ गया। जबकि होना क्या चाहिए? केवल और केवल क्या होना चाहिए? 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात 5, 5 की घात n, अर्थात दोनों होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप 1/30 में देख लिया तो 2 की घात भी आ रहा है, 5 की घात भी आ रहा है, इसके अतिरिक्त भी आ गया 3 आ गया कि नहीं? 3 आ गया कि नहीं? तो कुल मिलाकर के ये 3 नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 ना होता तो 2 और 5 ही होता, तब ये शांत कहलाती। लेकिन यहाँ पर 3 भी आ गया, अर्थात यह भिन्न क्या है आपकी? अशांत है। ठीक है, याद रहेगा। तो शांत कब होगा, अशांत कब होगा, पता हो गया। शांत में 2 की घात 5, 5 की घात n, यही केवल आना चाहिए। 2 और 5 आना चाहिए केवल, दोनों या तो फिर अकेले 2 या 5 हो इसी। लेकिन अशांत में 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कुछ आ गया तो निश्चित है वो क्या होगा? आपका अशांत होगा। धन्यवाद।